700 पॉइंट के बढ़त के साथ बैंक निफ्टी ने 53,000 को जो पाया उसको टिकाया। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है और मेरे को लग रहा है शायद क्लोजिंग भी इसके ऊपर करके जा सकता है, करके जाएगा। तो बियर्स के तो बुरे दिन हो गए हैं शुरू, क्योंकि आप देखो अब परसों तरसों तक हम सिर्फ 51,000 50,000 की रेंज में थे। 50,800 को हमने 3 दिन पहले ही पार किया, 2 दिन पहले इनफैक्ट। उसके बाद सीधा 51,000 आए, 1000 पॉइंट 1300 पॉइंट लेके आए, आज 700 पॉइंट और जोड़ दिए। एथिकली देखा जाए तो सिर्फ 2 दिन के सेशन में, यानी कि कल और आज में, बैंक निफ्टी ने करीब 2000 पॉइंट जोड़े। 51,000 से सीधा 53,000 की जर्नी दिखाई। ये इसकी जो कॉस्ट हमने पे की वो थी घटता हुआ विक्स। विक्स देते गए बाजार चलता गया, विक्स देते गए बाजार चलता गया। तो यही चीज़ हम आपको उस दिन भी कह रहे थे कि विक्स को गिराओ, बाजार को ऊपर ले जाओ। एग्जैक्टली वही हुआ है। सचिन गुप्ता, अमोल अठावले, जतिन केडिया, नीरव वोरा आज के हमारे मेहमान हैं। पूरा पैनल तैयार है। नीरव से भी एक बार जरा बातचीत करके उनसे भी समझ लेते हैं कि उनका टेक क्या है। नीरव, ओवरऑल मार्केट्स में आप क्या देख रहे हैं? यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, मार्केट ने एक बहुत ही स्मार्ट रैली कर ली है पिछले 2-3 सेशंस में। इसका यही कारण था कि जो 90 डे का जो टैरिफ का जो रिलीफ मिला है पूरे विश्व को एक्सेप्ट फॉर चाइना, तो सारे ग्लोबल मार्केट्स ने एक अच्छा रैली किया था। अनफॉर्चुनेटली 2 छुट्टियां थी लास्ट वीक में और इस वीक में, तो हमने थोड़ा रुक रुक के देखा कि मार्केट गैप अप ओपनिंग्स कर रही है। बट हैविंग सेड दैट, हमारा लक्ष्य वही था कि 23,500 23,800, ये जो 23,800 जो पिछली बार भी निफ्टी ने एक बार हाई मारा था रिसेंट पास्ट में, करीबन वो लेवल पे हम निफ्टी को आते हुए देख सकते हैं आने वाले दिनों में। ओवरऑल मोमेंटम भी काफ़ी स्ट्रांग है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अब शुरू हो जाएगा, हमें लग रहा है, आफ्टर दिस पर्टिकुलर रैली, बिकॉज जो निफ्टी 50 कंपनीज के जो परिणाम आएंगे Q4 के, वहाँ पर हमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है। ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड YOY बेसिस पे करीबन 2 से 3% का ग्रोथ दिख रहा है, जो बहुत ही लैक लस्टर है। तो अब हमें लग रहा है कि ये जो एक अपस्विंग देख लिया है हमने, शायद मोमेंटम थोड़ा बरकरार रहेगा, बट आने वाले दिनों में हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, बिकॉज सेक्टर स्पेसिफिक एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन शुरू हो सकती है। जहां पर भी परिणाम अच्छे नहीं आ रहे तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल भी आ सकता है। तो उसके पहले ये जो 1000 पॉइंट की रैली देखी है, बहुत सारे स्टॉक्स मिड कैप, स्मॉल कैप्स एंड लार्ज कैप्स चल चुके हैं, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना बेहतरीन होगा। एंड उसके बाद Q4 के जैसे जैसे नंबर्स आएंगे वैसे स्टॉक स्पेसिफिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन हम लोग देखते रहेंगे। एक्सचेंज एंसलरी के स्टॉक्स पर एक नजर होनी चाहिए। MCX, CDSL, BSE, सारे के सारे स्टॉक्स में अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा था, लेकिन इस वक्त जहां बाजार में दिन के उच्चतम स्तर पर कामकाज नजर आ रहा है, ये स्टॉक्स में वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिले हैं। नीरव, एक बार आपसे राय जानना चाहेंगे, BSE के शेयर प्राइस पर अपना टेक दीजिएगा। अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड स्टॉक ने देखा है। इस वक्त जो वॉलेटाइल मूव्स हैं, क्या इसे एक एंट्री अपॉर्चुनिटी समझना है या फिर वॉच लिस्ट में ही रखा जाए स्टॉक को? की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हैं Q4 नंबर्स के। अगर हम ओवरऑल कैपिटल मार्केट्स एज अ स्पेस की बात करें तो काफ़ी वोलेटाइल रहा है ये स्पेस पिछले 2 से 3 महीनों में। इसका कारण यही है कि थोड़े बहुत इक्वेशंस लूज हुए हैं यहाँ पर, इन द टर्म्स दैट थोड़े SIP के नंबर्स वीक हुए हैं, CDSL के जो अकाउंट ओपन होते हैं वो थोड़े वीक हुए हैं, एंड दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बुल मार्केट। बट हैविंग सेड दैट, फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं ये पर्टिकुलर थीम को, तो बहुत ही बेहतरीन थीम है जहां पर एक बहुत अच्छा खासा वेल्थ जनरेट हो सकता है। शॉर्ट टर्म प्रोबेबली थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है ये पूरा ओवरऑल थीम, बट हमें वही देखना है कि उसमें से कौन से ऐसे जेम्स हैं जो इन स्पाइट ऑफ दिस वोलेटिलिटी अच्छे नंबर्स, अच्छे आंकड़े आएंगे जिनके, तो उसमें से BSE एक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड YOY पे भी हमें अच्छा ग्रोथ देखने मिल सकता है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। तो हर वोलेटिलिटी को आपको इसको अपना कर बाय एंड डिप्स की रणनीति अपनानी है एंड ऐड करते रहना है ये स्टॉक को। ठीक है, बाय एंड डिप्स करनी है आपको। नीरव जी, IT पर जरा एक व्यू दीजिए और इन्फोसिस पर राय दीजिए। एक मैं चीज़ बताता हूँ आपको, एक मेरे मित्र हैं, वो बड़ी एक दिग्गज IT कंपनी है देश की, उसमें काम करते हैं और उनके कुछ क्लाइंट्स ना US में हैं। मेरी कुछ दिन पहले बातचीत हो रही थी, उनका ये कहना था कि मतलब 3-4 क्लाइंट्स जिनके साथ वो काम करते थे, 2-3 तो उसमें से बैंकरप्ट हो गए। तो बोल रहे थे कि नहीं, टेंशन तो है। आप जरा बताइए कि आप किस तरह से देख रहे हैं पूरे सिनेरियो को?
कि अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें, स्पेशली आईटी, इंडियन आईटी सर्विसेज की बात करें, तो एक अच्छा गिरावट देखा है हमने मार्केट में पिछले 2-3 महीनों में। अब इसका कारण बहुत ही ऑब्वियस है कि जो यूएस में माहौल चल रहा है अभी, स्पेशली टैरिफ वॉर जो चाइना के साथ जो चल रहा है, डेफिनेटली वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने की आशा है, एंड इवेंचुअली उसका परिणाम जो होगा सारे वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके स्पेंडिंग पे पड़ेगा। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जो भी उनके स्पेंडिंग होंगे वो डेफिनेटली दे विल कर्ब दैट, उसको कम करने की कोशिश करेंगे, एंड वो इवेंचुअली शुरू हो चुका है। अब इसका परिणाम सीधे सीधे इंडियन आईटी सर्विसेज पे पड़ेगा, बिकॉज वहाँ की कंपनियां यहाँ पर आउटसोर्स करते हैं। तो उसी के चलते हमने एक 25 से 30% का गिरावट देखा है अक्रॉस द बोर्ड, आई मीन लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। अब आगे चलकर इसका परिणाम और भी सीवियर हो सकता है अगर ये जो टैरिफ और स्पेशली चाइना के साथ जो चल रहा है यूएस का, वो इंटेंसिफाई हो। सो हमें लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस क्षेत्र से थोड़ा दूर रहिए। ये पहले भी मैंने इस चैनल पे कई बार बोला है लास्ट 1 महीने में कि आईटी एज अ पैक हमें फिलहाल अवॉइड करना चाहिए, एंड रुकना चाहिए। Q4 नंबर्स देखेंगे हम लोग। सबसे ज़रूरी होगा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी है, बिकॉज कई मैनेजमेंट के साथ हमारी बात हुई है और उन्हें खुद को पता नहीं है कि इसका जो रेपोकशन होगा वो कैसे होगा, इवेंचुअली Q1 नंबर्स कैसे आएंगे। तो बहुत बड़े डार्क क्लाउड्स है एट दिस पॉइंट इन टाइम। हमने निकुंज जी को भी सुना कि ओवरऑल आईटी एज अ स्पेस थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो वी आर डेफिनेटली इन सिंक विद दैट, एंड थोड़ा अवॉइड करके ही चलना चाहिए। चलिए नीरव से बात करते हैं। नीरव, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, एबीबी इंडिया और साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। जी, तो अगर मैं पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करूं तो कंपनी ने कल नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, Q4 नंबर्स जो थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे थे, बट ओवरऑल एक अच्छा करेक्शन हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख लिया था। तो ब्रॉडली नंबर्स आने के बाद शायद हम लोग ने आज सुबह सुबह एक अच्छी ओपनिंग देखी थी, 5-6% आई थिंक स्टॉक ऊपर था। ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं वैल्यूएशंस की, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे पहुंच चुका है ये स्टॉक। सो मार्केट ने इग्नोर किया है कि थोड़े डिसअपॉइंटिंग नंबर्स को भी हम पीछे रख देते हैं, एंड प्रोबेबली जो गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने वो शायद आने वाले समय के लिए अच्छा होगा। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एक अच्छा ग्रीन टेरिटरी में आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड हमने भी हमारा जो लक्ष्य है वो 630 से 650 तक बढ़ा दिया है। एक साल का जो टारगेट प्राइस है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में। सेकेंड स्टॉक है एबीबी इंडिया। अब यहाँ पर भी ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो कैपिटल गुड्स एंड जो इंडस्ट्रियल्स स्पेस है काफ़ी समय से अच्छा कर रहा है। लास्ट 2 से 3 सालों की अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत ही अच्छा बुल रन देखा है हमने अक्रॉस द बोर्ड, मिड कैप्स हो, स्मॉल कैप्स हो या लार्ज कैप्स हो, जैसे एल&टी, एबीबी, कमिंस इंडिया। हैविंग सेड दैट लास्ट ईयर का बेस थोड़ा हाई है, बट सिलेक्टिवली इस स्पेस में हमें लग रहा है कि कुछ स्टॉक्स के नंबर्स अच्छे आएंगे, कुछ के थोड़े मीडियोकर होंगे। एबीबी इंडिया पर से की अगर मैं बात करूं तो हमें लग रहा है कि नंबर्स ठीक ठाक रहेंगे। ओवरऑल किसी ब्रोकरेज फर्म ने आज इनिशिएटिंग कवरेज किया है, तो प्रोबेबली फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आज थोड़ा हमें ग्रीन टेरिटरी में दिख रहा है। बट मेरी सलाह इस पर्टिकुलर स्पेस और ये सारे स्टॉक्स के लिए यही रहेगी कि Q4 नंबर्स देखने के बाद ही हम इसमें थोड़ा ट्रेड बिठा सकते हैं। लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी सारे स्टॉक्स ऊपर आए हैं, तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह रहेगी, बिकॉज कहीं ऐसा भी हो सकता है कि Q4 नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग है और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने मिले। ठीक है, ये 2 शेयर तो हो गए। नीरू जी, आप जरा ये बताइए कि मान लीजिए किसी को अभी निवेश करना हो, अगर बाजार में अभी लग रहा कि नहीं टैरिफ वाली टेंशन कम हो गई है, चाइना भी कह रहा है कि अमेरिका थोड़ा सा इज्जत से बात करे तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो मे भी हो सकता है कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाए। आप बताइए कि कहां पर थोड़ा बुलिश हो जाना चाहिए और किन सेक्टर को लेकर अभी भी बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है। इररेस्पेक्टिव आपके क्या बयान आते हैं ट्रंप की तरफ से या फिर चाइना की तरफ से? तो देखिए, अगर हम Q4 की बात करें, अब पूरा माहौल एंड फोकस जो होगा वो Q4 पर ही होगा।
तो हमने एक डीप डाइव एनालिसिस की है पिछले 5-10 दिनों में, जब जब प्रीव्यूज सारे सेक्टर वाइज आ रहे थे। तो अगर हम अच्छे परिणामों की बात करें तो हमें लग रहा है कि ईएमएस स्पेस, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो स्पेस है, उनके उसमें जो भी कंपनीज हैं उनके बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे। क्यूओक्यू बेसिस पे या फिर वाईओवाई बेसिस पे हमें लग रहा है कि 30-50% का एक ग्रोथ हमें देखने मिलेगा। और कहीं ना कहीं हमने पिछले 2 से 3 दिनों में देखा है कि बहुत सारे स्टॉक्स पर्टिकुलरली फ्रॉम द स्पेस एक अच्छा 20% का भी एक अपमूव देख लिया है, जैसे कि केन्स टेक्नोलॉजी है, या फिर सिरमा एसजीएस है, एवलॉन टेक है, एम्बर है, डिक्सन है। बट हैविंग सेड दैट, हमें अभी भी लग रहा है कि जो मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा, और जो ट्रम्प ने भी सेमीकंडक्टर्स रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उन पर थोड़ी थोड़ा माहौल को थोड़ा ठंडा कर दिया है वहाँ पे। तो हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा और आने वाले दिनों में हमें और अपसाइड देखने मिल सकता है। तो डेफिनेटली ईएमएस स्पेस पर आप नॉट ओनली फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी ध्यान डेफिनेटली रख सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पे, सेक्टर्स है जहाँ पे हमें लग रहा है कि टैरिफ को लेकर कोई चिंता नहीं है उनको, जैसे कि इंश्योरेंस स्पेस हो गया या फिर टेलीकॉम स्पेस हो गए। इंश्योरेंस में जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने अच्छे नंबर्स दिए हैं, एचडीएफसी लाइफ के भी हमें लग रहा है अच्छे नंबर्स आएंगे। टेलीकॉम स्पेस में भारती एयरटेल विल कम आउट विद डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स, आरपू की बढ़ने की भी आशा है। तो ये सारे स्टॉक्स पर आप फोकस करिए, सेक्टर्स पर फोकस करिए। और कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें लग रहा है कि बहुत ही वीक नंबर्स आएंगे, जैसे ऑयल एंड गैस स्पेस है, तो एक डी ग्रोथ देखने मिल सकता है 20 से 25% तक का। तो डेफिनेटली इसको अवॉइड करके चलिए। आपने देखा होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पर से भी जो 1000 पॉइंट्स की हमने निफ्टी पे रैली देखी है उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं था। तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड ऑयल एंड गैस स्पेस। बिल्डिंग मटेरियल्स में थोड़ी वीकनेस हमें देखने मिल सकती है। ऑटोमोबाइल्स एक फ्लैट ग्रोथ देखने मिल सकता है। एफएमसीजी ऐसा स्पेस अगेन, स्पेशली कंज्यूमर स्टेपल्स की तरफ हमें लग रहा है कि आंकड़े बहुत ही कमजोर होंगे। तो ये सारे सेक्टर्स को अवॉइड करना बेहतर होगा। ठीक है, ऑटो को लेकर थोड़ा सा बेरिश साउंड कर रहे हैं नीरज जी। ऑयल एंड गैस से दूर रहने की सलाह है, लेकिन जहां पर पॉजिटिव है वो है ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली कंपनी, दूसरा टेलीकॉम और तीसरा इंश्योरेंस वाला खेमा उनको पसंद आ रहा है। कुछ और जरा बीटीएससी छाटने की कोशिश करते हैं और आज हम देख रहे हैं कि पेंट वाले जो शेयर है वहां पर ठीक ठाक मूव हमें दिखाई दे रहे हैं। एशियन पेंट्स हो गया, अच्छी क्लोजिंग देने की तैयारी कर रहा है, 2% ऊपर है। बर्जर में अच्छी तेजी है। कांसाई नेरोलेक के शेयर में तेजी है और उसकी वजह है कि क्रूड देखिए सॉफ्ट हुआ है, डिमांड की टेंशन है, यहां से बहुत ज्यादा बॉयल नहीं होगा, इस बात की भी कम से कम सफाई यहां पर हम देख रहे हैं। नीरज जी, ये पेंट वाले स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? और किसी को मान लीजिए थोड़ा पोजिशनल बाइंग करनी हो, आपको ये स्पेस अच्छा लगता है? ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो जो ये अपमूव हमने पेंट स्टॉक्स में देखा है, ये कैटेगोरिकली क्रूड के कूल ऑफ होने की वजह से ही देखा है। बट अगर हम वापस Q4 की बात करें तो हमें लग रहा है कि बहुत सारे स्टॉक्स के जो परिणाम होंगे वो बहुत ही वीक होंगे। जैसे एशियन पेंट्स पे हमारा सेल रेटिंग है काफ़ी समय से, वैल्यूएशंस अभी भी हमें लग रहा है कि थोड़े हायर साइड पर है, बिकॉज जिस हिसाब से नंबर्स आ रहे हैं वो वैल्यूएशंस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। फॉर्चुनेटली क्रूड थोड़ा कमज़ोर हो चुका है, इसके वजह से एक एक कूपन मिल रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी को। डिमांड एनवायरनमेंट भी अभी तक हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ज़्यादा रिवाइव हुआ है, प्लस जो कंपटीशन है इस पर्टिकुलर स्पेस में वो इंटेंसिफाई हो रही है, नए प्लेयर्स आ रहे हैं एंड थोड़ा सा माहौल कमजोर ही है। बट या फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव डेफिनेटली आप 5-7% के लिए आप देख सकते हो। इनफैक्ट 3-5% का एक अपमूव हमने ऑलरेडी देख लिया है। हमें ऐसा लग रहा है कि सेल ऑन राइस की रणनीति अपनानी चाहिए इस पर्टिकुलर स्पेस में। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर फोकस बने रहना चाहिए अपार्ट फ्रॉम पेंट्स। तो ये हमारी इन हाउस सलाह रहेगी। स्टॉक्स में सेल काफ़ी पिटा हुआ शेयर है, आपकी रेटिंग क्या है इस पे? किसी के ऊपर की खरीद है उसको एवरेज करनी है और जिसकी कोई खरीद नहीं है उसको खरीदना है। सेल, स्टील अथॉरिटी। नीरव, आवाज आ रही है आपको? ओके, सेल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, यस बता पाओगे आप? यस बिल्कुल।
तो देखिए, अगर हम ओवरऑल मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के परिणाम इस क्वार्टर में अच्छे आने वाले हैं, बिकॉज वाई बेसिस पे जो लास्ट ईयर का बेस था वो कम बेस पे था, तो उसके चलते 14 to 15% जैसा एक वाई ग्रोथ हमें दिखने में मिल सकता है। बट स्पेसिफिकली अगर मेटल्स के अंदर हमें कुछ सिलेक्ट करना है तो सेल के अलावा हम प्रिफर करेंगे JSW स्टील को, हिंडाल्को को एंड जिंदाल स्टील एंड पावर को, बिकॉज ये सारे कंपनीज के जो परिणाम है वो हमें लग रहा है कि सेल से बेटर आ सकते हैं। वन ऑफ केस में सेल में एक आध कोई पॉजिटिव सरप्राइज हमें देखने मिल सकता है, स्पेशली इन दिस क्वार्टर। बट हैविंग सेड दैट, हमारा जो व्यू है सेल पे वो सेल ऑन राइज का ही होगा। सेल रेटिंग से हम चलते आ रहे हैं पिछले 2-3 क्वार्टर्स से। एज कम्पेयर टू सेल, जैसे मैंने बोला कि हमारा प्रेफरेंस हिंडाल्को पे ज़्यादा होगा एंड जिंदाल स्टील एंड पावर पे होगा। नीरव, एक एनबीसीसी पर एक क्विक व्यू आपसे जानना चाहेंगे। बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर कुछ खबरें आज सुबह चली थी और उसके बाद स्टॉक में अप मूव देखने को मिला है। कंपनी का FY29 तक 25,000 करोड़ तक की आय का लक्ष्य है। सो एनबीसीसी 7% तक की तेजी 96 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल, देखिए ओवरऑल ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस है एंड जो हमने एक अच्छा खासा गिरावट देखा है पिछले 5-6 महीनों में, वैल्यूएशन वाइज ये बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुका है। स्पेशली अगर मैं एनबीसीसी की भी बात करूं तो ऑर्डर बुक बहुत ही बेहतरीन है, स्ट्रांग है, प्लस वैल्यूएशंस जैसे मैंने बताया कि बहुत ही बेहतरीन हो चुके हैं। सो आई एम श्योर जैसे जैसे नए ऑर्डर्स मिलते जाएंगे एंड एग्जीक्यूशन भी होता रहेगा, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आंकड़े भी अच्छे आ रहे हैं तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बेट हो सकता है ये। बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारे एक्टिव कवरेज में नहीं है, तो अपसाइड की मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर। बट ओवरऑल ये जो स्पेस है काफ़ी अच्छे लेवल्स पे आ चुका है इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशंस। तो डेफिनेटली फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव हमें लग रहा है कि शायद यहाँ पे और 5-7% का एक अपसाइड देखने मिले। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली ये पूरा स्पेस हमें काफ़ी समय से अच्छा लग रहा है, दो दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज नॉट अंडर आवर कवरेज। थोड़ा सा और चल सकता है, देखते हैं कि एनबीसीसी क्या 100 रुपए के ऊपर जाकर वहां पर अपने एक्शन को टिका के रख पाता नहीं। अदरवाइज आज तो अच्छी तेजी है 7% की।